हेलो हेलो Yes, Akhilesh, good morning. गुड मॉर्निंग। यस यस Yes. अखिलेश, तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके ओके ओके। ओके तो अखिलेश, जी जी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जस्ट। ओके अखिलेश, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टुडेज 23rd सेशन ऑफ हम होंगे कामयाब फॉर यूपीएससी कैरियर काउंसलिंग। लगातार 22 सप्ताह से हम लोग कर रहे हैं, पिछले 5 जून से। अखिलेश जी के क्लास ज्योग्राफी पे हो चुके हैं। अगला उसके क्रम में आज अखिलेश सर पुनः ज्योग्राफी पे मून को लेके चर्चा करेंगे और पढ़ाएंगे। आप सारे लोग इसको ध्यान से पढ़ें। और आज आफ्टरनून में, इवनिंग में फिर डॉक्टर बीबी सिंह का भी क्लास है। वो यूपीएससी पे बढ़िया ओरिएंटेशन के साथ शुरू करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सारे लोग उससे भी जुड़े और क्लास को पढ़े। कोई सजेशन देना हो सजेशन दे, रिकॉर्डेड क्लास को पढ़े और मेहनत करके अपने लाइफ को, कैरियर को सफल बनाए। इसे संदेश के साथ मैं अखिलेश को माइक हैंडओवर करता हूं। और अखिलेश से निवेदन है कि आप अपना क्लास बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए स्टार्ट करें। जी अखिलेश, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों का फिर से इसमें स्वागत है एक बार फिर। बीच में अन्य क्लासेस चली, त्योहार था और इस वजह से जो है थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, व्यस्तता रही, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। लेकिन फिर से जो है आज वही आज से कंटिन्यू हो जाएगा। हर हफ्ते वाला जो क्लास चलता है ज्योग्राफी का वो शुरू हो जाएगा। आवाज आ रही है क्लियर ना? तो इसमें पिछला अगर आप टॉपिक आपको याद होगा, जो पिछला सेशन मेरा चला था ज्योग्राफी का, उसमें मून पे मैंने जो है खत्म किया था। कुछ पॉइंट्स और भी मुझे मिले हैं सोलर सिस्टम से, उसको समय रहेगा तो बीच में उसको मैं कवर कर दूंगा। 2-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक रहेगा मून पे रहेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से नए सिरे से मून। तो मून आप चंद्रमा जानते ही हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और बाकी सारे जो ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या और ये सारी चीजें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ जो है चंद्रमा के बारे में चर्चा करना है। चंद्रमा जो है पूरे सौरमंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। देखिएगा, पृथ्वी 5वीं बड़ी ग्रह है और चंद्रमा 5वां बड़ा उपग्रह है। जितने भी उपग्रह हैं सारे सौरमंडल में, उसमें जो अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा 5वें नंबर पे आता है। और इसको याद करना भी इसलिए मैंने ये बताया कि पृथ्वी का आकार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 5वां बड़ा ग्रह है और चंद्रमा 5वां बड़ा उपग्रह भी है। अगर उपग्रहों में अगर तुलना की जाए तो चंद्रमा 5वां बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये, चंद्रमा से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी एक पॉइंट है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फोसाइल प्लेनेट भी कहा जाता है, सॉरी फोसाइल हाँ प्लेनेट ही कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, उपग्रह नहीं, इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, फोसाइल प्लेनेट। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा की दूरी जो पृथ्वी से है वो 4,83,403 किलोमीटर, 3,83,403 किलोमीटर ये चंद्रमा से दूरी है। और चंद्रमा का जैसे अन्य ग्रहों का केपलर का नियम, अगर आप एक क्लास में मैंने बताया था कि केपलर के नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे करते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित है। ये परिभाषा ठीक से याद करिए। अभी मैं बताऊंगा कि किस कारण से ये परिभाषा मैं आपको कर रहा हूं कि उसको दिमाग में बैठाए रहिएगा।
वही चीज यहाँ भी लागू होती है। यहाँ सूर्य की परिक्रमा तो उस सेंस में कर नहीं रहा है, परिक्रमा कर रहा है, लेकिन वो पूरा सिस्टम, चंद्रमा और पृथ्वी का पूरा सिस्टम परिक्रमा कर रहा है। लेकिन उधर अभी हमको नहीं जाना है। ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा ये भी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे कर रहा है। अब दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे करने की वजह से क्या होगा कि एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होगा, और एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से मिनिमम दूरी पर होगा। ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होगा तो उस स्थिति को कहा जाता है पेरिजी। पेरिजी या मिनिमम, सॉरी ध्यान दीजिए, जब चंद्रमा पृथ्वी से मिनिमम दूरी पर होगा तो उस स्थिति को कहा जाता है पेरिजी या उपभू। उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होगा तो उसे कहा जाता है अपोजी। इसे कहा जाता है अपभू। ठीक है, यही चीज आप देखेंगे जब पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी जब पढ़ाएंगे तो पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी सूर्य से और मिनिमम दूरी वहां जब बताएंगे तो एकदम इसी तरीके के शब्द आएंगे वहां पे पेरीहेलियन और अपहेलियन दो शब्द आएंगे। हिंदी में उपसौर और अपसौर, एकदम यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी लागू होता है। फिलहाल यहाँ हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। तो जब मिनिमम दूरी पर होता है तो उसे कहा जाता है पेरिजी, और जब मैक्सिमम दूरी पर होता है तो उसे कहा जाता है अपोजी। ठीक है, पेरिजी को ही उपभू भी कहते हैं, अपोजी को अपभू कहते हैं। तो इस कारण से एक सिचुएशन होती है, एक शब्द आता है सुपर मून। सुपर मून शब्द, सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी से मिनिमम दूरी पर होता है, यानी पेरिजी की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा जो है अपने जो सामान्य आकार है उससे बड़ा दिखता है, बड़ा भी दिखता है, चमकीला दिखता है। ये जब कंडीशन होती है तभी ये होता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी वस्तु अगर दूर है तो थोड़ी छोटी दिखेगी, और जब नजदीक आएगी तो वो बड़ी दिखेगी। तो जब पेरिजी की स्थिति होती है उस स्थिति में चंद्रमा क्या होता है, थोड़ा बड़ा दिखता है। कितना बड़ा दिखता है? लगभग 14%, 14% बड़ा दिखता है। ठीक है, और इसकी चमक जो है लगभग 30% अधिक होती है, यानी 30% अधिक चमकीला हो जाता है ये। इसी स्थिति को कहा जाता है सुपरमून। एक शब्द आ गया सुपरमून। अभी देखिए कई शब्द आएंगे, न्यू मून, फुल मून। तो न्यू मून फुल मून में कोई दिक्कत ही नहीं, सामान्य भाषा में हम लोग अपने दैनिक जीवन में अमावस्या, न्यू मून को अमावस्या कहा जाता है और फुल मून को पूर्णिमा कहा जाता है। इसमें केवल इंग्लिश वर्जन है, ये कोई दिक्कत उसमें नहीं है। न्यू मून, फुल मून, एक सुपर मून शब्द मैंने बता ही दिया। इसके बाद आएगा एक ब्लू मून, ब्लड मून। ठीक है, ये सारे शब्द जो है ये याद रखिएगा। तो ये जब मिनिमम दूरी पर होगा तो ऐसी स्थिति में जो है ये चंद्रमा बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखेगा तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। अब एक चीज हम आपको बता दें कि किसी का मैंने देखा वो पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा हम कोई आलोचना के उससे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद केपलर के नियम को ठीक से वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे परिक्रमा करता है। ठीक है, तो एक समय ये मैक्सिमम दूरी पर होता है, एक समय मिनिमम दूरी पर होता है। ये इस तरीके से उन्होंने बता दिया था। केपलर के नियम को थोड़ा बहुत तो उन्होंने यहाँ पे बताया, केपलर के नियम के हिसाब से ये स्थिति नहीं होती है कि ये मैक्सिमम दूरी और ये मिनिमम दूरी, ये नहीं। केपलर ने कहा क्या था? केपलर ने ये कहा था कि सूर्य के संदर्भ में, ग्रहों के संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर करते हैं, और यही वाला बाद वाला भाग उन्होंने अपने उसमें नहीं लिया।
और जो सूर्य है वो इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित है। ये बीच में एकदम स्थित नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति इसकी ये है, यहाँ आपको शायद एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था जिसमें बताया था कि उसमें फिगर भी ऐसे ही IAS 1997-99 में क्वेश्चन पूछा है, फिगर भी ऐसे ही बनाया है उसने बुध ग्रह के बारे में, सूर्य को यहाँ बनाया है। और मैंने ये भी बताया था, जब दीर्घवृत्ताकार मार्ग बताया था तो मैंने बताया था कि दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, ठीक है, दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं। अभी बहुत कुछ है दीर्घवृत्त के बारे में, लेकिन वो हम लोगों के काम की ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें हैं। तो ये उन्होंने बता दिया था कि ये मिनिमम दूरी नहीं, चंद्रमा यहाँ वो पृथ्वी यहाँ पे रहेगी और ये दूरी क्रमशः घटती जाएगी। एक स्थिति आएगी कि ये मिनिमम पोजीशन पे, मिनिमम दूरी वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और जब मिनिमम दूरी वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो इसका आकार जो है इतनी दूरी की अपेक्षा तो ये बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखेगा, अधिक चमकीला दिखेगा, इसी स्थिति को सुपरमून कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सुपरमून की बात। इसके बाद चंद्रमा के बारे में एक और चीज आती है। चंद्रमा जो ये परिक्रमा करता है ना, इसके परिक्रमण अवधि और घूर्णन अवधि के बारे में आती है, और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछता है कि या तो कथन कारण करके पूछ देता है, पूछा भी है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग, एक ही फेस पृथ्वी से दिखाई देता है, ठीक है, एक कथन दे दिया। और कारण में क्या लिखा, कारण में लिखा कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग समान है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के आप सिविल सर्विसेज में, स्पेशली सिविल सर्विसेज चाहे स्टेट PSC वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन्हीं में ज्यादा पूछता है, बाकी सब एग्जाम में हम इस तरीके का क्वेश्चन कम देखे हैं, ठीक है। इनमें ये कथन कारण वाला सिविल सर्विसेज में तो आप देखेंगे एक लंबा जो है लगभग 8-10 क्वेश्चन जो है पहले ऐसे करता था कि लगातार कथन कारण वाले 8-10 क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही बार दे देता था, और उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन वो दे देता था कथन कारण, और ऑप्शन ऊपर वाले में से देख के सब ठीक करना रहता था। अब कैसे पूछता है इधर हम पेपर नहीं देख पाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है और उसकी जो परिक्रमण अवधि है वो लगभग समान है, इस कारण से उसका एक फेस हमेशा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यही चीज है, ये पृथ्वी है, अब इसके सामने ये चीज जो ये प्रिंटेड है, केवलिन लिखा हुआ है, ये पृथ्वी है। अब ये ऐसे घूर्णन करेगा कि हमेशा ऐसे होके, ऐसे घूमते हुए, और ये ऐसे फिर यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ कि अपने स्थान पे ये जो घूर्णन कर रहा है वो भी देखिए उतने ही समय में कर ले रहा है, ऐसे आके फिर यही चीज आ गई यहाँ पे इसके सामने, ठीक है। अगर ऐसे आप देखें, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चीज पृथ्वी के यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है या बैठा है, जो भी है देख रहा है, तो ये चीज इसको दिखाई दे रही है। अब देखिए ऐसे घूमते जाएगा, ये अपने स्थान पे घूर्णन भी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और परिक्रमा भी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमते हुए फिर ये आ गया, तो इसका घूर्णन भी पूरा हो गया और इसका परिक्रमण भी पूरा हो गया। और समय कितना लगा, लगभग उतना ही समय लगा, 27 दिन 8 घंटे, लगभग 8 घंटे है, 7 घंटे कुछ मिनट करके 7 घंटे 43 मिनट या ऐसे कुछ है। तो इतने ही समय में ये परिक्रमा भी कर ले रहा है और अपने स्थान पे एक घूर्णन भी कर ले रहा है। इस कारण से चंद्रमा का केवल एक ही फेस हमको दिखाई देता है, जो उसके पीछे वाला फेस है ना, वो हमको पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखाई देगा। उसके लिए जो लोग चंद्रमा पे जाएंगे वही उसका पीछे वाला फेस देख पाएंगे, ठीक है, ये चीज। तो चंद्रमा की, ये याद रखिएगा, चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग समान है। तो एक तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, कथन कारण पे पूछता है, एक पूछता है इस तरीके से, स्टेटमेंट वाला ऑप्शन देता है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, क्योंकि, अब 4 ऑप्शन दे रहे हैं,
पृथ्वी की घूर्णन अवधि और चंद्रमा की परिक्रमण अवधि लगभग समान है। चंद्रमा की परिक्रमण अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि लगभग समान है। फिर चंद्रमा की परिक्रमण और घूर्णन अवधि लगभग समान है। और चौथा ऑप्शन दे दिया पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण अवधि, या इनमें से कोई नहीं करके 4 ऑप्शन आपको बना के दे दिया। तो आपको बस उसी पे ट्रिक लगाना है जहां पे ये लिखा हो कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग समान है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद चंद्रमा पर जो इसका व्यास है चंद्रमा का वो है 3476 किलोमीटर, ये इसका व्यास है। इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के लगभग 1/81 है, यानी बहुत छोटा है पृथ्वी के द्रव्यमान के हिसाब से। इसका जो दिन का टेम्परेचर होता है, दिन का टेम्परेचर यानी जिस समय इस पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, इस पर प्रकाश पड़ता है उस समय इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और वो लगभग जो है प्लस 214 डिग्री, और जो रात्रि का प्रकाश होता है मिनिमम टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है और 243 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चंद्रमा के दिन और रात की बात हो रही, चंद्रमा में दिन में टेम्परेचर और रात्रि में टेम्परेचर। आपको यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा ग्रहों में, एक ग्रह बुध के बारे में। बुध के बारे में भी मैंने बताया था कि उसका दिन का जो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक होता है और रात्रि का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, सूर्य के बहुत नजदीक है। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ भी होती है। वहां भी मैंने रीजन क्या बताया था, वायुमंडल नहीं, वहां भी वायुमंडल नहीं है। इस कारण से जो है जितनी उष्मा वो प्राप्त करता है शाम होने के बाद तेजी से वो फिर रेडिएट होना शुरू हो जाती है उष्मा, और सारी उष्मा फिर अंतरिक्ष में चली जाती है। थोड़ा बहुत वायुमंडल की बात आई है कि हल्का फुल्का वायुमंडल है, विरल है। यहाँ पर भी चंद्रमा पर भी जो है वायुमंडल की वैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि वायुमंडल नहीं है, लेकिन थोड़ा डीप में अध्ययन करेंगे तो कुछ गैसों की उपस्थिति वहां है। लेकिन वो उन गैसों का नाम जब सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि इन गैसों का होना न होना वैसे भी कोई बहुत मायने नहीं रखता। ज्यादातर इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम है, नियॉन है, एक और कोई गैस है तो नहीं याद है, और उसके बाद हाइड्रोजन है, और ये भी हैं गैसें लेकिन ये बहुत विरल है। वहां का जो पलायन वेग है, इसके वेलोसिटी वो इतनी कम है, इसके वेलोसिटी कि उसके कारण जो है ये गैसें वहां पर उसके गुरुत्वाकर्षण में बंध नहीं पाती। जो भी है वायुमंडल नहीं है, सामान्य रूप से हम ये कहते हैं वहां पर वायुमंडल नहीं है। इस कारण से जितनी भी उष्मा वो प्राप्त करता है वो उष्मा उसको फिर रिफ्लेक्ट कर देता है शाम होने के बाद। तो मैक्सिमम दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है और रात्रि के समय जो मिनिमम टेम्परेचर होता है -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बारे में हो गया। वायुमंडल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि एक और चीज आती है कि कोई भी चीज हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वहां पर दूसरा व्यक्ति उसको सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीज इतना तो सामान्य पढ़ाया जाता है, इतना सभी लोग पढ़ते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, जबकि प्रकाश का संचरण निर्वात में भी हो सकता है और जो है जो अगर पारदर्शी माध्यम है तो उसमें भी हो सकता है। प्रकाश के संचरण के लिए इस तरीके की कोई बाधा नहीं। ध्वनि का संचरण जो है बिना माध्यम के नहीं हो सकता। ठीक है, इसी कारण से वहां पर जब आप बोलते हैं तो किसी को सुनाई नहीं देती वो आवाज। दूसरी चीज, वायुमंडल नहीं होने की वजह से चंद्रमा से आकाश कैसा दिखता है? काले रंग का दिखता है। वहां से अगर आप देखिएगा तो दिन के समय भी काले रंग का, तो हम रात्रि में कहेंगे कि रात्रि में तो हम यहाँ से बैठे हैं तो हमको जो है अगर तारे नहीं हैं तो हमको काले रंग का ही दिखेगा। रात नहीं, दिन के समय भी अगर आप दिन के समय शाम के समय आप जो है अगर आकाश देख रहे हैं तो यहाँ से जैसे ब्लू कलर का दिखता है वो ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, वहां दिन के समय भी आसमान काले रंग का दिखेगा। ये सारे फैक्ट्स हैं जो सामान्य रूप से पहले से ही आप पढ़े हैं।
ये टेम्परेचर के बारे में उसके हो गया। इसके बाद जो है एक चीज आती है कि चंद्रमा पर जो जो धब्बे दिखते हैं वो वहां उसकी ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण दिखते हैं। वहां पर जो गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, सी भी नाम दिया गया है। सी का मतलब समुद्र से यहाँ पर नहीं होगा, सी नाम दिया गया है। वो वास्तव में बहुत बड़े गड्ढे हैं। जो बड़े गड्ढे हैं उन्हें सी कहा गया है, छोटे गड्ढे हैं उन्हें जो है क्रेटर्स कहा गया है। वहां पर सूर्य का प्रकाश उस तरीके से पहुंच नहीं पाता। अब ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, वही प्रकाश हमको दिखाई देता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जो गड्ढे होंगे वहां पर उस तरीके से प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा सूर्य का, और सूर्य का जब प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो हमें क्या होगा कि वो एक धब्बे के समान दिखेगा। ठीक है, और चंद्रमा पे बहुत सारे इस तरीके के क्रेटर और सी। तो जो सी है, बड़े गड्ढे हैं, और वो क्रेटर्स और सी कैसे बने हैं? उल्कापात के कारण बने हैं। एक चीज याद रखिएगा कि चंद्रमा पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं होता, वहां पर बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो भी भूकंप की अगर कोई घटना होगी भी तो वो जो है उल्कापात के कारण ही होगी, और उल्कापात के कारण ही वहां पर खाइयों का, गड्ढों का निर्माण होगा, क्रेटर्स का निर्माण होगा, और जो पर्वत का निर्माण होगा वो भी उसी के कारण होगा। क्योंकि जहां पर उल्कापात होगा उतने एरिया में जब वो चट्टाने वहां की दबेंगी तो बगल की चट्टाने थोड़ी ऊपर उठ जाएंगी। तो वहां जो पर्वत हैं वो इसी क्रिया द्वारा बने हुए हैं, और वहां जो सॉरी क्रेटर्स हैं या सीज जिनको नाम दिया गया है, उन सीज को वहां मारिया कहा जाता है। वहां के सीज को मारिया कहा जाता है, वहां नहीं कहा जाता है, मतलब हम ही लोग कहते हैं। तो वो हम अभी लिखवा रहे हैं। तो जो भी ये निर्माण हुआ है वो उल्कापात के कारण ही हुआ है। तो वहां जो बड़े क्रेटर्स हैं उन्हें सी नाम दिया गया है, और उन सीज को क्या कहा जाता है? मारिया। ठीक है, और सबसे बड़ा सी जो वहां का है चंद्रमा का, वो है मेयर इम्ब्रियम। मेयर इम्ब्रियम। ठीक है, इस तरीके के लगभग 14 सीज वहां पे हैं, और यहाँ पर जो क्रेटर्स की संख्या है 30,000 के लगभग है। क्रेटर्स की संख्या है 30,000 लगभग। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम है क्लेवियस। ये सबसे बड़ा चलिए ये सबसे बड़ा सी है। और ये सबसे बड़ा क्रेटर। और यहाँ पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो लिवनित्ज पर्वत है। सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये लिवनित्ज पर्वत है। एक चीज और कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर पर्वत की ऊंचाई मापी जाती है वो सी लेवल से मापी जाती है। ठीक है, सी लेवल से कोई भी ऊंचाई मापने का कारण यह है कि जल जो है हमेशा पृथ्वी पर कहीं भी रहे अपना तल एक समान बनाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चाहे उबड़ खाबड़ रहे चाहे जो भी रहे, जल का जो लेवल होगा वो एक समान रह जाएगा। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई जगह है, अगर तल है, और अगर आप इसमें पानी भरिए तो ऐसा थोड़े कि पानी भी ऐसे तो होगा नहीं,
पानी अगर भर देंगे थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में, तो ये क्या होगा, ये लेवल हमेशा एक समान रखेगा। इसको अगर आप नीचे भी कर देंगे ना, तो ये सारा आके नीचे और ये इस लेवल में रहे। अपना तल जो है हमेशा एक समान बनाए रखता है, इसलिए सी लेवल से मापते हैं। तो यहाँ पर मापने का तो वो है, वहां पर इस तरीके के, वहां जो सी नाम दे रहे हैं उसमें जल है ही नहीं है, तो वहां पर जो मापा जाता है वो उस क्रेटर जिसके बगल में है, उस क्रेटर के मिनिमम पॉइंट से ये मापा जाता है। तो खैर वो हम लोगों के बहुत अध्ययन का नहीं है, वो उससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्रेटर, सबसे बड़ा जो सी है, वो सबसे ऊंचा पर्वत, ये कुछ चीजें। इसके बाद जो भेजे गए हैं वहां पर यान, तो सबसे पहले जो यान भेजा गया था, मानव रहित यान था, उसका नाम था लूना, और वो रूस ने भेजा था। ठीक है। उसके बाद जो है मानव रहित यान मानव सहित यान जो भेजा गया, उसका नाम था अपोलो 11। तो पहला मानव रहित यान, ये था लूना, रूस द्वारा भेजा गया था। और पहला मानव सहित यान, मानव युक्त कर दें, ये था अपोलो 11। अपोलो 11 चंद्रमा पर भेजा गया। चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित यान था लूना, और पहला जो है मानव युक्त यान था अपोलो 11। तो मानव युक्त था, तो इसमें 3 वैज्ञानिक गए थे, 3 व्यक्ति गए थे। इसमें एक थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्हें आप जानते ही हैं, मतलब ज्यादा ये परिचित हैं, नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे थे एडविन ऑल्ड्रिन। और तीसरे थे कोलिन, माइकल कोलिन, माइकल कोलिन। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कोलिन, ये 3 लोग गए थे। लेकिन चंद्रमा पे कदम जो रखे, यही दोनों लोग रखे, और इनमें भी सबसे पहले कदम इन्होंने रखा। सबसे पहले ये उतरे, उसके बाद कहे सब ठीक ठाक है, आ जाओ तुम भी। ये उतरे और ये कहे कि तुम जो है इसी में बैठे रहो, देखते रहो। तो इनको जो है यान में ही बैठे रहना था, ये चंद्रमा पे उतरे ही नहीं। यही 2 लोग उतरे थे, इन दोनों लोगों में भी सबसे पहले यही उतरे। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। ये नहीं पूछेगा कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति, तीनों गए थे एक साथ। यान तो इनका तीनों का पहुंचा था ना चंद्र वहां पे, ठीक है, एक एक करके गए नहीं थे। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, याद रखिएगा दोनों उतरे थे, लेकिन सबसे पहले कदम मैंने पहले ये उतरे थे, इसी कारण से इनका नाम आता है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद एडविन ऑल्ड्रिन भी उतरे थे। ये दोनों लोग जो है वहां पर उतरे थे। और ये कहां पर इनका यान उतरा था, वो था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति सागर। हिंदी में शांति सागर कहा जाता है, और इंग्लिश में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यहां पर इनका यान उतरा था। और शांति सागर इसको कहा जाता है, और ये हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में ये। अच्छा, एक चीज अभी मैंने जो बताया, मेयर इम्ब्रियम, मेयर इम्ब्रियम जो वहाँ का सबसे बड़ा सागर है, सागर मतलब वही गड्ढा ही है, सागर नाम दिया गया है उसको, जो है सी ऑफ सावर भी कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं मेयर इम्ब्रियम को, सी ऑफ
शावर, फुहारे वाला। मेयर इम्ब्रियम को सी ऑफ शावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो शांत सागर में ये उतरा था और वो जो तिथि थी वो थी 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969, 1969। 20 जुलाई 1969 को जो है ये अपोलो 11 जो है वहां पर उतरा था। और ये चीज एक दिमाग में रखिएगा कि हो सकता है कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे। अभी मैंने आपको बताया कि दिन के समय ये चंद्रमा है, दिन के समय चंद्रमा का, अगर ये चंद्रमा है, यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो दिन के समय, दोपहर के समय अगर आप जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, +214, +214 हो जाएगा यहाँ का टेम्परेचर। और रात्रि के समय जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो बताया मैंने -243 डिग्री से ये टेम्परेचर। तो चंद्रमा जो पर जो यान भेजा जाएगा वो ऐसी स्थिति में नहीं भेजा जाएगा या ऐसी जगह पे नहीं उतारा जाएगा जहां पे टेम्परेचर ये हो, और ऐसी जगह पर भी नहीं उतारा जाएगा जहां पे टेम्परेचर ये। ऐसी जगह पर ही उतारा जाएगा जहां पर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में कम से कम मानव जो है सरवाइव कर सके। ठीक है, तो अगर मानव युक्त भेजना है या कोई भी भेजना है तो ज्यादा सुटेबल जो होगा, वैसे तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप है, वो कई चीजें करके वो हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया था ना कि कम से कम खर्च में हो जाए वो चीज। अगर यहाँ पे रात्रि है, ये अर्धरात्रि है, ये यहाँ पे दोपहर है, तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग होगा और यहाँ पे इवनिंग होगा। यहाँ पे टेम्परेचर मॉर्निंग के समय लगभग जो है -58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -58 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे सुबह बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है उतारना ज्यादा उचित होगा। अब एक चीज सामान्य रूप से हमारे दिमाग में एक चीज ये आ सकती है कि अरे कितने देर के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का दिन जो है 24 घंटा है, वहां का दिन 24 घंटे नहीं है। दिन क्या है, जितने समय में, अगर ग्रहों की बात करें, जितने समय में कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर लेता है। तो अगर चंद्रमा को ग्रह ही मान लें, यहाँ पर दिन और रात की बात करें, ग्रह मान लें, तो वो क्या करता है कि अपने अक्ष पे जो है 27 दिन 8 घंटे में एक घूर्णन कर रहा है। सर एक्सक्यूज मी सर, तो उसका जो, हाँ बोले सर 1 मिनट आर लेफ्ट। अच्छा अच्छा, तो दूसरा एटलीस्ट कंटिन्यू कीजिए, फिर दूसरे क्लास में जी, भी जी। लोग जुड़ जाएंगे। प्लीज प्लीज ओके ओके। तो ये जो है वहां पे 5-6 दिन का लगभग समय मिल जाएगा। 5-6 दिन का, पृथ्वी के दिन के हिसाब से 5-6 दिन का समय जो है उनको मिल जाएगा। उतने समय में वो अपना जो है थोड़ा सा एक अनुकूल माहौल में, अनुकूल वातावरण में वो अपना जो भी अध्ययन करना होगा कर सकते हैं। उसके आगे कुछ अगर वैज्ञानिक देश से अपने आप को अगर अनुकूलता वो वहां पे स्थापित कर सके तो वो अलग बात है। ठीक है, तो इतना समय मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देता है कि चंद्रमा की स्थिति बना कर लिए लोग। जी सर, क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। जी सर। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि चंद्रमा की कलाएं, फेजेज ऑफ मून, ये चंद्रमा कलाएं सामान्य भाषा में जो है, जो चंद्रमा कभी पूर्णिमा के दिन पूर्ण दिखता है और कभी अर्धचंद्र दिखता है, फिर क्रिसेंट मून भी दिखता है और फिर अमावस्या के दिन एकदम चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो ये चंद्रमा की कलाएं हैं। ये चंद्रमा कलाएं इसलिए भी जानना जरूरी है कि कई बार चंद्र ग्रहण और चंद्रमा कलाओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कीजिएगा। जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो जो है यानी अर्धचंद्र कभी दिखना या कभी क्रिसेंट मून दिखना, कभी गिब्बस मून दिखना और फुल मून और न्यू मून यानी अमावस्या
न्यू मून को कहा जाता है। तो ये दिखना ये पृथ्वी की छाया नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जब भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप चंद्रमा की जो विभिन्न आकृतियां देखते हैं, ये पृथ्वी की छाया के कारण नहीं होता है। ये होता है कि हमको चंद्रमा का कितना भाग दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर देखिए, ये अगर पृथ्वी है, यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और इसके चारों ओर चंद्रमा इतनी स्थितियां चंद्रमा की मैंने बताया। ठीक है, अब जरा ये स्थिति देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है पृथ्वी के, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा कर रहा है ये, और अपने स्थान पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। परिक्रमा की यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा है, पृथ्वी पर भी रात्रि की स्थिति है, ये यहाँ दिन की स्थिति है, यहाँ रात की स्थिति है। यहाँ पर जब चंद्रमा है तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश पड़ रहा है वो चंद्रमा के इस भाग, आधे भाग पे पड़ रहा है। और हम देख कहां से रहे? हम रात्रि के समय ही तो देख रहे हैं। जो रात्रि के समय हम चंद्रमा जब देख रहे हैं तो आप बताइए, चंद्रमा का इधर वाला भाग ही हमको देखना है भाई, दिखाई तो देगा इधर वाला भाग ही। इधर वाला भाग तो चंद्रमा की ओर इसका फेस है ना, सॉरी चंद्रमा का ये फेस जो है ये सूर्य की ओर है, ये तो हमको दिखाई देगा ही नहीं, केवल ये डार्क वाला ही पोर्शन दिखाई देगा। और वो भी यहाँ पर रात्रि के समय देखेंगे तो रात्रि के समय तो ये पृथ्वी के कारण ही ये नहीं दिखेगा। पृथ्वी पे होल करके तो आप उस साइड में देख नहीं रहे। यहाँ से जब आप देखेंगे, यहाँ जहां भी है, तो ये जो है डार्क पोर्शन ही दिखाई देगा। तो ये जो है अमावस्या वाली स्थिति होगी। इसी को अमावस्या या न्यू मून भी कहा जाता है। न्यू मून, अमावस्या। ठीक है, जब चंद्रमा, एक मिनट थोड़ा सा हम थोड़ा दिखा, सॉरी, देखिए ये चंद्रमा का अगर वो दिखाने के लिए थोड़ा सा हम ये कर, अगर ये इधर सूर्य है और इस फेस पे ये प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा जो जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो पोर्शन दिख रहा है, तो ये अमावस्या वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, ये अमावस्या वाली स्थिति हो जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा ऐसे घूमेगा अपने स्थान पे, जैसे जैसे यहाँ से इस स्थिति में आया, तो आप देखेंगे कि अगर इधर से देखें तो ये देखिए, ये क्रेसेंट टाइप में कुछ दिख रहा होगा आपको। ये स्थिति, ये चंद्रमा, छाया कहीं नहीं पड़ रही है, ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की देखिए यहाँ पे छाया कहाँ पड़ रही है? प्रकाश जो पड़ रहा है ना, वो रात्रि के समय देखने पर हमको जितना प्रकाश दिखता है वो चीज यहाँ पर है। ऐसे क्या होगा कि इतना प्रकाश हल्का सा हमको दिखने लगेगा जब ये स्थिति में चंद्रमा पहुंचेगा तब, और बाकी पोर्शन जो है डार्क में दिखेगा हमको। प्रकाश तो ऐसे पड़ रहा है, इस पे पूरा पड़ रहा है, लेकिन जो है ये इस तरीके से दिखेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो आधा चंद्रमा जो है हमको दिखेगा और आधा चंद्रमा नहीं दिखेगा। यहाँ पर जब पहुंचेगा तो थोड़ा और उससे बड़ा दिखेगा और ये पोर्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फुल दिखेगा। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा दिखेगा, तो ये पूर्णिमा की स्थिति हो जाएगी। इसी को फुल मून कहते हैं, इसे अर्ध चंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है, इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में नाम है गिब्बस मून। और ये क्या है? फुल मून। पूर्णिमा।
अब यही स्थिति यहाँ पर आगे जाके फिर उलट जाएगी, फिर ये गिब्बस मून दिखेगा, अर्ध चंद्र दिखेगा, यहाँ पे क्रेसेंट, इसको क्रेसेंट मून कहते हैं। जो ये चंद्रमा का ऐसे दिखता है, जो शंकर भगवान के उस पे जो है इस तरीके से आपको दिखता है, वो वाला क्रेसेंट मून। यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा, ये भी क्रिसेंट मून। तो 2 क्रिसेंट मून इस तरीके से दिख रहा है, फिर 2 अर्धचंद्र, 2 गिब्बस मून, एक फुल मून, एक न्यू मून इसको कहा जाता है, अमावस्या वाली रात, यानी यहाँ चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो है इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ चुका है, आप देखेंगे 2005 पीसीएस में, उसमें सामान्य क्वेश्चन पूछा है कि अर्धचंद्र की स्थिति में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने अंश का कोण बनता है, इस तरीके से पूछा है। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी तरीके से 2005 में है, ये मुझे याद आ रहा है, पीसीएस में है, यूपी पीसीएस में ये भी याद आ रहा है, आप देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बनता है अर्धचंद्र की स्थिति। तो हो सकता है, और चूंकि ये जो है ऐसे है, ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि जब चंद्रमा यहाँ अमावस्या से ये फुल मून की ओर बढ़ रहा है, इस स्थिति को हिंदी पंचांग में इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी धीरे धीरे जो है ये चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, और जब पूर्णिमा से अंधकार की ओर बढ़ रहा है, यानी अमावस्या की ओर बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो जब ये स्थिति याद रखिएगा कि ये जो है शुक्ल पक्ष, और यहाँ पे जब अमावस्या की ओर बढ़ रहा है तो ये कृष्ण पक्ष। तो ये पूछा है, अगर आपसे पूछ दे कि क्रिसेंट की स्थिति क्या होती है, ये वाला ऑप्शन दे ले, उस स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कितने अंश का कोण बनता है, सामान्य रूप से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये क्रिसेंट एग्जैक्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि ये 45 पर ही जो है क्रिसेंट कहा जाएगा, या इस तरीके से नापजोक से नहीं किया गया। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से देता है कि 90 और 90 से नीचे बस एक ही ऑप्शन है, 45 के आसपास का कोई ऑप्शन है, तो 90 से नीचे एक ही ऑप्शन है, बाकी जो है 3 ऑप्शन है, तो आप क्रिसेंट मून आप ये याद रखिएगा कि ये भी एक नहीं देगा। ठीक है, ये 270 से नीचे में ही 3 ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन 90 से नीचे का अगर दे देता है, ऐसी स्थिति में वहां पर आपको थोड़ा सा शांत दिमाग से इसको हल कर लेना है क्वेश्चन कि हाँ, इसी स्थिति में क्रिसेंट मून वाली स्थिति होगी। ठीक है, गिब्बस मून करके पूछता है तो एक देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से नहीं पूछेगा, एक ही जगह देखें, पीसीएस में पूछा है 2005 में, आप लोग देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर एक स्थिति और आती, दिमाग में प्रश्न उठता है, सर यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो प्रकाश तो ये पृथ्वी द्वारा इसका रोक ही लिया जाए, तो फिर जो है छाया इस पे पड़ेगी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है, दिमाग में ये प्रश्न आएगा ही, हमारे भी दिमाग में आया था, तो छाया तो इस पर पड़ेगी ही पड़ेगी, फिर हमको चंद्रमा दिखाई कैसे देगा, वो जो फुल मून तो एकदम नहीं दिखाई देगा, उस दिन चंद्र ग्रहण हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया हूं कि जब छाया पड़ेगी, ये जान जाइए, जब छाया पृथ्वी की चंद्रमा पर पड़ी तो वो जो है चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर वो पृथ्वी की छाया नहीं पड़ रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो चंद्रमा का आकार बदल रहा है वो 2 कारण से कि किस पोर्शन पे, चंद्रमा के किस पोर्शन पे प्रकाश पड़ रहा है, प्लस पृथ्वी से हम उसका कितना पोर्शन देख पाते हैं, ये दोनों चीजें आप जब दिमाग में रखेंगे, थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचिएगा, तो आप देखेंगे कि उसी कारण से ये चंद्रमा का आकार लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो कितना हम जो भी देखेंगे यहीं से देखेंगे, इतने पोर्शन से। दिन के समय चंद्रमा हल्का फुल्का धुंधला कभी कभी दिखता है, लेकिन दिन के समय सामान्य रूप से हम नहीं देख पाते, रात्रि के समय ही देखते हैं चंद्रमा, तो ये चीज जो है इस तरीके से क्रमशः दिखाई देती जाएगी। तो न्यू मून इसको कहा जाएगा, अमावस्या, क्रिसेंट मून, अर्धचंद्र, गिब्बस मून, फुल मून, फिर ये गिब्बस मून, ये अर्धचंद्र, हाफ मून, फिर ये क्रिसेंट मून, और फिर ये चक्र
चलता रहता है, 27 दिन 8 घंटे लगभग। ठीक, तो ये आपका इसके बारे में। अब ये हाँ, जो मैं कह रहा था कि ये प्रश्न आया, तो चंद्रमा वास्तव में निश्चित रूप से जो दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि इसकी छाया इस पे पड़ती, लेकिन चंद्रमा का जो कक्षीय तल है और पृथ्वी का सूर्य के परितः जो कक्षीय तल है, ये दोनों एक समान नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप ऐसे नहीं कर रहे हैं। अभी हम समझा दे रहे हैं कैसे। जो है पृथ्वी और सूर्य के जो परिक्रमण के कक्षीय तल है, उससे जो है 5 डिग्री झुका हुआ है। हम आपको दिखाते हैं फिगर बना के। ये मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है, ये यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो इसका एक कक्षीय तल होगा, ये मान लीजिए ये बीच में सूर्य है और ये तल हो गया, ऐसे पृथ्वी इसकी परिक्रमा करे। ये एक तल, अगर एक पेपर ले लिया जाए और पृथ्वी का ऐसे वो बना दिया जाए तो एक तल मिलेगा, ठीक है। अब इस यहाँ पर पृथ्वी है, इसी तल पर ऐसे परिक्रमा नहीं कर रहा है चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहा है ना, यहाँ पर है और ये एक बार नीचे जा रहा है और एक बार ऊपर, ऐसे चंद्रमा का जो कक्षीय तल है इस तरीके से है। हम थोड़ा सा ज्यादा कोण समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। अगर इसको आप मिला दीजिए, ऐसे एक लाइन के खींच दीजिए, तो चंद्रमा का कक्षीय तल और ये पृथ्वी का जो कक्षीय तल है, इसमें 5 डिग्री का अंतर है। थोड़ा सा समझाने के लिए हम ज्यादा कोण बना दिए हैं, आप अपने से अर्थ लगा दे। 5 डिग्री ये बहुत ज्यादा कोण है, 5 डिग्री है नहीं। ये चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि जब यहाँ पर भी होगा ना, दूसरी स्थिति में, यहाँ पर ये पूर्णिमा वाली स्थिति में, तो इस स्थिति में जो है ये इसका प्रकाश इस पर पड़ेगा चंद्रमा पे, और वही चंद्रमा पे जो प्रकाश पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होकर हमको पूर्णिमा के रूप में दिखता है, ठीक। लेकिन इसमें कई बार पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, और चंद्रमा घूर्णन के परिक्रमण, दोनों के कारण, घूर्णन तो नहीं, परिक्रमण के कारण एक कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि तीनों एक सीध में हो जाते हैं, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप। आंशिक रूप से तो आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, पूर्ण रूप से लगेगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, तीनों एक सीध में हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ही पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अभी चंद्र ग्रहण वाले टॉपिक पे आ रहे हैं तो वहां, तो यहाँ पर कारण क्या है कि क्वेश्चन जब चंद्र ग्रहण वाली बात पूछेगा तो वहां भी कथन कारण वाले में ही क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ये चीज अभी हम बताएंगे ही, आप जानते भी होंगे कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है, ठीक है। पहला दे दिया, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, या चंद्र पूर्णिमा के दिन ही लगता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। कथन दे दिया। कारण के में दे दिया कि चंद्रमा के कक्षीय तल, पृथ्वी के परितः चंद्रमा के कक्षीय तल और सूर्य के परितः पृथ्वी के कक्षीय तल में अंतर है, ठीक है। या कोण ही बता दिया, 5 डिग्री ये झुका हुआ है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है, और उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन जो देता है वो आपको मालूम ही है कि कैसे कैसे 4 ऑप्शन वो देता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि जो तल में अंतर है ना, इनके कक्षीय तल में, उसमें जो है उसके कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता। लगता तो है हमेशा पूर्णिमा को ही, पूर्णिमा वाली स्थिति होगी तभी चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक चीज अभी मैंने वो चंद्रमा की कलाएं बता दिया, उसको देख लीजिएगा। और ये जब दूसरी पोजीशन में पहुंचता है तो वहां पर पृथ्वी की छाया क्यों नहीं पड़ती, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये चंद्रमा का कक्षीय तल है वो पृथ्वी के
कक्षीय तल की अपेक्षा जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी और ये कितने डिग्री झुका हुआ है ये भी याद रखिएगा कि 5 डिग्री ये झुका हुआ है। इस कारण से पूर्णिमा की स्थिति में प्रत्येक पूर्णिमा को जो है ये पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे नहीं पड़ती, और पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती तो इसी कारण से जो है इतनी स्थिति क्लियर हो गई। इसके बाद जो है अब आता है टॉपिक चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत कुछ मैंने डिस्कस कर ही दिया। सामान्य रूप से आप पढ़े ही हैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की ऐसी स्थिति होगी, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए और पृथ्वी की छाया सूर्य चंद्रमा पर पड़े, ऐसी स्थिति को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। छाया पड़े, याद रखिएगा, यहाँ छाया पड़ेगी, ठीक है। तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो ऐसी स्थिति में ही चंद्र ग्रहण होगा। तो एक चीज तो सामान्य रूप से आप पढ़ते ही हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये चंद्र ग्रहण वाली स्थिति होगी। यहाँ पर मैंने बता दिया कि थोड़ा सा ये जो है कक्षीय तल थोड़ा सा झुका हुआ है, इस कारण से प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक चीज आपको जाननी है, उसको जान लीजिए, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो स्थिति होती है ना कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा स्थिति में, इसको कहा जाता है वियुति, या इंग्लिश में कहेंगे अपोजिशन। अपोजिशन। और अगर जो अमावस्या वाली स्थिति होती है, जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, अभी सूर्य ग्रहण पे आएंगे, उसको कहा जाता है युति, इसको कहा जाता है कंजंक्शन। युति और वियुति, तो सामान्य भाषा में बस एक सामान्य समझ लीजिए कि पृथ्वी के संदर्भ में लीजिए, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही दिशा में स्थित हो, ऐसी स्थिति को युति कहा जाएगा। और जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में स्थित हो, ऐसी स्थिति को वियुति कहा जाता है। ठीक है, ये दो शब्द याद रखिएगा, इंग्लिश में अपोजिशन और कंजंक्शन, ये दो शब्द। और एक स्थिति होती है सीजिगी, एक शब्द है सॉरी, सीजिगी। सीजिगी, ठीक है, इसको जो है हिंदी में युति वियुति ऐसे कर दिया जाता है, युति वियुति। तो यहाँ पर युति भी आप समझ गए, वियुति भी समझ गए, इंग्लिश में अपोजिशन, कंजंक्शन, और ये सीजिगी वाली। सीजिगी क्या है? सीजिगी पोजीशन और लीनियर पोजीशन में अंतर है। सामान्य रूप से सीजिगी आप देखेंगे कि कई जगह ऐसे लिख दिया गया है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रैखिक उसमें हो तो उसे जो है सीजिगी कहा जाता है, लेकिन रैखिक शब्द लगाना गलत है। यहाँ इसको रैखिक जब लीनियर पोजीशन में होंगे तभी, ये स्थिति में यहां से गोली मारिए तीनों को लग जाएगा, या यहां से गोली मारिए तीनों को, ये रैखिक स्थिति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता सीजिगी में, ये होता तो है, मान लीजिए ये यहाँ पे है, लेकिन ये अगर लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर ये रहेगा। यानी अगर आप ऊपर से फोटो खींचिए, कैमरा लेके ऊपर से कहीं से फोटो खींचिए, तो ये तीनों एक सीध में दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ये तीनों एक सीध में एक रेखा पर नहीं है। तो ये एक सीध में केवल दिख रहे हैं, इसको सीजिगी कहा जाएगा। लेकिन
जब ये तीनों वास्तव में एक रेखा में हो जाएंगे, इसको कहा जाता है लीनियर पोजीशन, रैखिक स्थिति। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लीनियर पोजीशन में आएंगे, ऐसी स्थिति में ही या तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा। अब ये इस पे निर्भर करता है कि वो युत की स्थिति है या वियुत की। वियुत की स्थिति होगी और लीनियर पोजीशन होगा, तो ऐसी स्थिति में यानी अपोजिशन वाली स्थिति होगी और लीनियर पोजीशन होगा, रैखिक पोजीशन होगी, तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण लगेगा। और अगर युति वाली पोजीशन होगी यानी कंजंक्शन होगा और रैखिक स्थिति होगी, लीनियर पोजीशन होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? ये आपका सूर्य ग्रहण लगेगा, अमावस्या के। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर कह दे कि चंद्र ग्रहण के समय निम्न में से कौन सी स्थिति हो या कौन सी स्थिति नहीं होती है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब मान लीजिए ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है? अपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, लीनियर, और एक और कोई ऑप्शन दे दिया। ठीक, तो वहां पे आप देखिएगा कि वहां पर चंद्र ग्रहण में युत नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, नीचे मान लीजिए लिख दिया चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दे दिया, तो युत तो नहीं होगा, लीनियर पोजीशन होगी, अपोजिशन होगी, ये दोनों होगा, लेकिन कंजंक्शन वाली स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए मैंने युति वियुति ये दोनों पोजीशन भी बता दी और सिजगी वाली ये स्थिति। यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि प्रत्येक लीनियर पोजीशन में सिजगी पोजीशन भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा जरा मेरे शब्दों पे। प्रत्येक लीनियर पोजीशन एक सिजगी पोजीशन भी होती है, लेकिन प्रत्येक सिजगी पोजीशन लीनियर पोजीशन नहीं होती। अब मान लीजिए कि ये स्थिति है, तो इसको सिजगी भी कहा जाएगा, क्योंकि ऊपर से आप फोटो खींचेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज है। रैखिक स्थिति में इसी रेखा पर है ना, इस रेखा के जस्ट ऊपर चले गए, तो यहाँ पर रैखिक वाली स्थिति हट गई, केवल सिजगी रह गई। लेकिन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर रैखिक भी है और सिजगी तो ये है ही है, तीनों जो है एक ही उस लाइन में है। ऊपर से अगर आप एक कैमरे से फोटो खींचते हैं, ये फोटो एक सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है, फोटो खींचते हैं तो ये तीनों एक ही उसमें दिखेंगे, एक ही लाइन में। तो प्रत्येक सिजगी लीनियर पोजीशन में सिजगी पोजीशन भी शामिल है, लेकिन प्रत्येक सिजगी पोजीशन में लीनियर पोजीशन शामिल नहीं है। तो इस तरीके के भी अगर सेंटेंस आते हैं ऑप्शनल में तो उनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो ये स्थिति होगी, अपोजिशन होगा और पूर्णिमा होगा, फुल मून होगा उस दिन, लीनियर पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पर जब फुल मून की मैं बात कर रहा था, तो फुल मून में एक सब पहले बता दूं, उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण वाली बात और थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ ली जाए। फुल मून में एक शब्द आता है ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून क्या होता है कि एक ही कैलेंडर माह में यानी एक किसी महीने के 1 तारीख से 30 या 31 जो भी हो, एक ही कैलेंडर माह में जब 2 चंद्र ग्रहण जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसको कहा जाता है ब्लू मून। ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि इनका जो जैसे अगर मान लीजिए पहली तारीख को ही वो आ गया, फुल मून आ गया, तो एक फुल मून जो है 30 या 31 को पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परिभाषा के रूप में याद रखिए कि एक ही चंद्र माह में एक ही कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है, ये फिर से ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको ब्लू मून कहा जाता है। उस महीने की, उस मंथ की जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको कहा जाता है ब्लू मून। ठीक है, तो ये पूर्णिमा संबंधित एक फैक्ट
जो मेरे से छूट गया था उसको मैंने बता दिया। अब चंद्र ग्रहण में जो मैं बता रहा था वो ध्यान दीजिएगा कि एक चीज आती है कि ब्लड मून, रेड मून या ब्लड मून इसको कहते हैं। जब पेरिजी की स्थिति होती है, अगर कोई ऐसी कंडीशन बनी कि उस दिन पेरिजी भी है, पेरिजी मतलब कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से निम्नतम दूरी पर है, यानी वो सुपर मून जिस समय उसको कहा जाता है। ठीक है, पेरिजी की स्थिति है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, ठीक, पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा को जाहिर सी बात है चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा के दिन ही लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा का रंग रेड कापरी दिखता है, रेड कापरी दिखता है, तो उसको जो है उसी को ब्लड मून या रेड मून कहा जाता है। ठीक है, ये भी शब्द याद रखिएगा। तो कितने शब्द कम से कम मून से संबंधित हो गए, ध्यान दीजिएगा। एक तो उसके फेजेस से संबंधित जो 3-4 नाम है, न्यू मून, फुल मून, क्रिसेंट मून, गिब्बस मून, ये 4 के फेजेस से संबंधित नाम। ठीक है, फिर सुपर मून, जब पेरिजी की स्थिति हो, उपभू की स्थिति हो, सुपर मून हो गया। सुपर मून में मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 14% अधिक उसका आकार जो है 14% अधिक बड़ा दिखता है, और जो चमकीला लगभग जो है 30% अधिक चमकीला दिखता है। जितना उसकी चमक सामान्य होती है उससे 30% अधिक दिखता है। तो ये सुपर मून वाली स्थिति हो गई। ब्लू मून मैंने बता दिया कि एक ही मंथ में अगर 2 पूर्णिमाएं हैं तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे कि ब्लू मून कहेंगे। और उस दिन अगर पूर्णिमा के दिन जब पेरिजी की स्थिति है, उस दिन जो है कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि रेड कापरी दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, पेरिजी वाली भी स्थिति होती है। तो उस दिन जो है इसको जो नाम दिया गया है रेड मून या ब्लड मून नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी स्थितियां इसके बारे में चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में एक और चीज याद रखिए कि ये चंद्र ग्रहण लगभग 3 से 4 घंटे तक का हो सकता है। शायद अब एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, 2010 में ये 3 घंटे 28 मिनट का था, 3 घंटे 28 मिनट तक का ये था। संभवतः 2010 में एक कोई वो था, या एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है। तो 3 से 4 घंटे का होता है। और इसके विपरीत जब आपको सूर्य ग्रहण हम पढ़ाएंगे तो वहां पर देखिएगा कि सूर्य ग्रहण लगभग जो है 7 से 8 मिनट तक का होता है। अब इस पर भी शायद क्वेश्चन हो सकता है, पूछते हैं कि क्यों चंद्र ग्रहण 3 से 4 घंटे तक का होता है। लूनर इक्लिप्स 3 से 4 घंटे का, और सोलर इक्लिप्स जो है लगभग 7 से 8 ये घंटे हैं और 7 से 8 मिनट है। ये ऐसा क्यों होता है? तो आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब चंद्र ग्रहण लगता है उस समय चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति, अगर परिक्रमण गति देखिए तो उस समय क्या होता है। उस समय एंटी क्लॉकवाइज ही दोनों घूर्णन कर रहे हैं ना, ये इसकी परिक्रमा कर रहा है और ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। उस समय आप देखिए दोनों की गति क्या है, दिशा क्या है, गति की दिशा क्या है, ये भी इधर की ओर और ये भी इधर की, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों की दिशा एक ही होने की वजह से थोड़ा सा जो चंद्र ग्रहण दिखता है। लेकिन जब आप सूर्य ग्रहण, यहां पर अगर ये अमावस्या वाली स्थिति है, इस दिन सूर्य ग्रहण लगना है, ठीक है। अब यहां पर दोनों की जरा परिक्रमण दिशा देखिएगा, इसकी भी दिशा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पर इनकी दिशा एकदम विपरीत हो जाती है।
इस कारण से ये जो है ये कम समय का सूर्य ग्रहण होता है, ये अधिक समय का होता है। ठीक है, एक चीज और चंद्र ग्रहण में रह गया, अम्बरा और पेनम्बरा। जो ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये याद रखिएगा कि पृथ्वी द्वारा जितना भाग से, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बता रहे हैं, पृथ्वी द्वारा जितना भाग चंद्रमा का ढक लिया जाता है वो एग्जैक्ट ढक लिया जाता है, एकदम जो गाढ़ी यहाँ पे छाया पड़ती है उसको कहा जाता है अम्बरा। अम्बरा। और इसके किनारे किनारे जो थोड़ा सा हल्की छाया दिखती है, छाया टाइप में दिखती है, वो जो है स्थिति उसको कहा जाता है पेनम्बरा। अम्बरा और पेनम्बरा, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी मैंने बता दिया कि एक जो इसकी गति के कारण, परिक्रमा दोनों की गति के कारण, सापेक्षिक गति के कारण क्या होता है कि यहाँ पर चंद्र ग्रहण जो है 3 से 4 घंटे का लगभग होता है और सूर्य ग्रहण जो है 7 से 8 मिनट का लगभग होता है, यानी कम होता है। तो इस पर अगर कारण से कथन कारण करके क्वेश्चन पूछ दे तो उस तरीके से भी पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, उसके बाद सेंटेंस करके 4 ऑप्शन दे दिया, क्योंकि उस समय जो है इनकी जो परिक्रमण दिशा है वो लगभग वो दोनों की परिक्रमण दिशा समान है, इस कारण से चंद्र ग्रहण थोड़ा अधिक समय का होता है, जबकि सूर्य ग्रहण की स्थिति में परिक्रमण दिशा दोनों की विपरीत होती है, इस कारण से जो है सूर्य ग्रहण कम समय का होता है। तो ये चंद्र ग्रहण के बारे में हो गया। इसके बाद हम आते हैं सूर्य ग्रहण पे, क्योंकि यहाँ पर तीनों हम लोग पढ़ चुके, पृथ्वी अभी पढ़ना ही है, लेकिन पृथ्वी की स्थिति तो आप जान ही गए। तो चूंकि सूर्य पढ़ चुके, पूरा सोलर सिस्टम पढ़ चुके, चंद्रमा पढ़ लिए, पृथ्वी को पढ़ ही रहे हैं, तीनों को पढ़ चुके, तो चंद्र ग्रहण पे पढ़ लिए, चंद्रमा की कलाएं पढ़ लिए। अब एक चीज बच जाती है, यहीं पर हम लोग जो है सूर्य ग्रहण भी पढ़ लेते हैं। सर 2 मिनट्स आर लेफ्ट। अच्छा, तो उसको जो है वो कर देते हैं, नेक्स्ट उसमें रखेंगे। अभी हम थोड़ा सा जो है कुछ चीजें और फैक्ट्स जो उससे संबंधित है वो बता देते हैं, जो उसमें छूट गया था, जो 2 मिनट्स है, क्योंकि 2 मिनट्स में तो ये हो नहीं पाएगा। एक मिनट। हाँ, तो एक फैक्ट है कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक फैक्ट ये याद रखिएगा। एक फैक्ट कि जो जुपिटर है, इसके अलावा एक फैक्ट ये भी ध्यान दीजिए, जो शुक्र ग्रह का जो स्थल भाग है वो ज्यादा एक्टिव है, जबकि मंगल ग्रह का स्थल भाग ज्यादा एक्टिव नहीं है, वहां का वायुमंडल एक्टिव है। शुक्र ग्रह का तो दोनों एक्टिव है, जो स्थल भाग है वो एक्टिव है, यानी वहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, वो स्थलीय भाग एक्टिव है। लेकिन मंगल ग्रह पे अगर आप जाएंगे तो उसका जो स्थल भाग है वो बहुत एक्टिव नहीं है, वहां पर जो भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं या ज्वालामुखी पर्वत हैं वो सब जो है मृत ज्वालामुखी है, यानी वर्तमान समय में कोई वहां पर एक्टिविटी स्थल की दृष्टि से नहीं हो रही है, जबकि शुक्र पे बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। इसके बाद जो है एक चीज और कि बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बा, मैंने आपको बताया था कि वो उसे लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह पे जो लाल धब्बा पाया जाता है वो वहां पर चलने वाला तूफान है। बृहस्पति का अगर आकार अगर आप देखिए तो आकार बहुत बड़ा है। और बृहस्पति के बारे में एक फैक्ट ये है कि सारे ग्रहों को अगर मिला दिया जाए, जो 8 ग्रह हैं, सारे ग्रहों को उनके आकार